and today we will discuss about a polygon law of vector addition. So in the last lecture we have studied about some position vector in 2 dimension, position vector in 3 dimension, and we have already seen about the parallelogram law, जहाँ पर हम क्या करते थे कि दो वेक्टर अगर दिए गए हैं हम उसका एडिशन कैसे करते हैं वो बताया गया था उसमें। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हमारे पास हमको पता है कि अगर दो वेक्टर दिए गए हैं उसका एडिशन कैसे करना है, तो हमने ट्राइंगल लॉ देखा, पैरेललोग्राम लॉ देखा। लेकिन अगर मोर देन 2 वेक्टर्स है तो उसको कैसे हम डील करेंगे, तो उसको डील करने के लिए एक लॉ दिया गया है, दैट इज पॉलीगन लॉ। ओके, तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है? it states that if any number of the vector acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the various sides of an open polygon taken in the same order, then the resultant is represented in the magnitude and the direction by the closing side of the polygon taken in the opposite direction, opposite order. Same as जैसे कि हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर पॉलीगॉन देखा जाए तो कौन सा है? ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल लॉ में क्या होता था कि जब भी हम दो वेक्टर लेते थे, ओके, जब भी हम क्या करते थे, दो वेक्टर लेते थे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो दो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होते थे वो सेम ऑर्डर में होते थे, और जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होता, जो रिजल्टेंट होता था, तो ये क्या होता था, इसके अपोजिट होता था, ये सेम ऑर्डर में नहीं होता था, ये इसके अपोजिट होता था। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल लॉ कहता था। तो पॉलीगन लॉ क्या है? तो जो ट्राइंगल है वो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। तो पॉलीगन लॉ क्या है दरअसल, कि अगर सपोज कीजिए नंबर ऑफ दी हमारे पास दिए गए हैं वेक्टर्स, मोर देन 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, तो उसको ऐड कैसा करना है? तो ये हेड टू टेल एडिशन है। में अगर पहला ए वेक्टर है तो जो वेक्टर बी होगा तो ये ऐड होगा उसके हेड से, यानी इसका टेल, बी का जो टेल होगा वो ए के हेड से जुड़ेगा। तो सी को अगर हमको ऐड करना है, मान लीजिए सी वेक्टर ऐसा है तो ये इस तरह से ऐड हो जाएगा वेक्टर सी, वेक्टर डी इस तरह से ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर डी, तो ये हेड टू टेल है, हेड टू टेल है, टेल वाला प्रोसेस है। इसको हम हेड टू हेड या टेल टू टेल नहीं जोड़ते, हेड टू टेल से जोड़ते हैं जब हम पॉलीगन लॉ में वेक्टर एडिशन करते हैं। तो ये सेम हो जाएगा, जैसे अब इसमें क्या किया है, इसमें क्या बताया, साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये देखिए पूरा सेम ऑर्डर में ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये पूरा ऐसे लाइक दैट, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके अपोजिट में होगा, यानी इसका ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। So we can write here resultant R is equals to vector A plus vector B plus vector C plus vector D. Okay, अब पॉलीगन लॉ में कुछ हमारे लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीगन लॉ के लिए। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है पॉलीगन लॉ की, that is vector addition is commutative. क्या है? vector addition is commutative. Commutative means what? Commutative, it means that suppose कीजिए कि मेरे पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b है। अगर ये वेक्टर a है और मैंने उसमें वेक्टर b ऐड किया, तो मेरा जो रिजल्ट होगा, अगर मैंने ऐड किया वेक्टर बी को प्लस वेक्टर ए को, तो दोनों भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वेक्टर ए में जो भी रिजल्ट आ रहा है, वेक्टर ए में अगर हमने वेक्टर बी को ऐड किया, जो रिजल्ट आ रहा है तो वो सेम होना चाहिए वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करने पर। ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी हमको पता है कि हमने पॉलीगन लॉ, हमने पैरेललोग्राम ऑलरेडी डिस्कस किया। पैरेललोग्राम में क्या होता था, ये हमारा है वेक्टर ए, ओके, ये वेक्टर ए, और हम उसके जहाँ डाइवर्ज पॉइंट पे होता था तो वहीं से हम यानी टेल से लेते थे वेक्टर बी को, ये वेक्टर बी हमने ले लिया। ठीक है, अब और जो भी हम पैरेललोग्राम को ऐसे एक्सटेंड किए थे, ठीक है, और रिजल्टेंट उसके कहाँ से निकलता था, जहाँ पर ये दोनों मीट करते थे। ओके,
दोनों इंटरसेक्ट करते थे, यानी इसके डाइवर्जेंट पॉइंट से हमारा रिजल्टेंट आता था, ये हो जाता था हमारा रिजल्टेंट आर। और ये ए और वेक्टर बी और वेक्टर ए के दरमियान में जो एंगल होता था वो होता था थीटा। ठीक है, तो अभी हमको वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव बताना है, यानी हमको ये बताना है कि अगर हमने वेक्टर ए प्लस बी, अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड किए तो उसका रिजल्ट सेम होगा जैसा कि हमने वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अभी यही वेक्टर को हम उठाते हैं। ठीक है, हमको किस में करना है, अभी पॉलीगन लॉ में करना है। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, हेड टू टेल रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये वेक्टर ए को हमने, ये वेक्टर ए मैंने एज इट इज उठा लिया, यहाँ रख दिया। पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो अब देखिए वेक्टर बी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि हम वेक्टर को शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो वेक्टर बी। और पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि अगर सेम ऑर्डर में तो उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या किया, वेक्टर ए में ऐड किया वेक्टर बी, तो हमारा रिजल्टेंट इस तरह से आया। ठीक है, ये हमारा क्या बनाता था, अल्फा बनाता था यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा। ठीक है, फिर उसी तरह मान लीजिए मैंने क्या किया, वेक्टर बी, अब ये हमारा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, हमको प्रूफ करना है वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। तो अब वेक्टर बी को उठाइए आप एज इट इज, यहाँ वेक्टर बी रखिए आपने एज इट इज। अब वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करना है, तो आपने क्या किया, वेक्टर बी में वेक्टर ए को एज इट इज रख दिया इस तरह से। देखिए जैसा ये है वैसा यहाँ उठा के हमने रखे, फिर वेक्टर ए जिस तरह से है वेक्टर ए इसको हमने यहाँ से उठा के रख दिया, सेम में आपको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है सेम ऑर्डर में, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा ऑपोजिट में, पॉलीगन लॉ के हिसाब से ये आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए is equals to r and vector a plus vector b is equals to r, that means vector addition is commutative. ओके, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या है, नया वर्ड दिख रहा है ये, इट मीन्स दैट सपोज कीजिए कि मेरे पास है 3 वेक्टर्स, यानी अगर मैंने वेक्टर ए को वेक्टर बी प्लस सी में ऐड किया तो इस ये इक्वल होना चाहिए वेक्टर ए प्लस बी में मैंने वेक्टर सी को ऐड करने के। या देखिए अगर मैंने वेक्टर ए में बी प्लस सी ऐड किया या वेक्टर ए प्लस बी में सी को ऐड किया, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मेरे पास है वेक्टर ए लाइक दिस। ओके, ये वेक्टर ए है और उसमें हमने क्या करना है, ये सपोज कीजिए मेरे पास है वेक्टर बी, ऐड करना है ना, वेक्टर बी को हमने ऐड कर दिए और मैंने क्या किया, फिर वेक्टर सी को इस तरह से ले लिया, ये वेक्टर सी है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अगर मैं देखूँ ये बी और सी है, अगर हमने इसमें ट्राइंगल लॉ अगर अप्लाई किया, या हम बोल सकते हैं हमने पॉलीगन लॉ भी अप्लाई किया। ट्राइंगल लॉ में क्या होता था, ये सपोज कीजिए बी और सी ये ट्राइंगल के दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करते थे, उसका रिजल्टेंट अब ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में। ये जो दोनों हैं वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर मैंने इससे यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकाला, ये जो रिजल्टेंट है तो ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको कह सकती हूँ ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू बी प्लस सी है, ये हम बोल सकते हैं बी प्लस सी। तो इसका मतलब है अगर इस डायग्राम को अगर हम यहाँ पर बताएं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा हमारा ये वाला कैसा है, वेक्टर बी प्लस सी है। ठीक है, तो आ रहे हैं ना कि देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी ये पॉलीगन लॉ के मुताबिक हो रहा है ना कि दोनों भी क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है
ये हमारा प्रूफ हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ए प्लस बी में सी को देखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला, अगर हम देखें वेक्टर ए प्लस बी को हमने क्या किया, ऐड किया, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर ये ए प्लस बी के लिए। ठीक है, अब वेक्टर ए प्लस बी में अगर आप ए प्लस बी में देखें, ये इस तरह से है, वेक्टर ए प्लस बी इस तरह से, और इसी से क्या हो जा रहा है, इसी से ये आगे बढ़ रहा है वेक्टर सी, ये इस तरह से आ रहा है वेक्टर सी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो सेम आ जाएगा, ये ए प्लस बी है, इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो इस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मीन्स अगर आपने वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी करे तो वेक्टर ए प्लस बी में सी को ऐड करे, तो दोनों का जो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल सी दैट, ये तो हमारा एसोसिएटिव हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने सारे वेक्टर के एडिशंस पढ़ लिए हैं, वेक्टर के एडिशंस तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अभी हमको क्या है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन। अब वेक्टर का सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन, नथिंग बट। अब ये कैसे हो गया भाई, अभी तो आप बोल रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन कीजिए और बोल रहे हैं नथिंग बट एडिशन, तो ये कहाँ से आ गया। तो देखिए अभी तक हमने क्या करते थे, वेक्टर ए में वेक्टर बी को हम ऐड करते थे, इसके लिए जब हमने एक पैरेललोग्राम वाला ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको, अब हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्सट्रैक्शन करना है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं, माइनस वेक्टर बी, मीन्स मैंने क्या किया, वेक्टर ए में प्लस कर दिया वेक्टर बी को, क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिव वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है ये, मान लीजिए मेरे पास है ये वेक्टर ए, ओके, ये है मेरा वेक्टर ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये है मेरा वेक्टर बी, ये है मेरा वेक्टर बी, दोनों में जो एंगल है वो है थीटा, ओके, वो है थीटा। मुझे क्या करना है, वेक्टर ए प्लस माइनस बी करना है, तो मेरे को माइनस बी लाना है, तो ये देखिए वेक्टर बी है, तो सेम मैग्नीट्यूड का सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी माइनस। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो रिमेनिंग जो बचे वाला जो एंगल है वो क्या है फिर। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये पूरा एंगल हो जाता है 180 का, ये वाला हो जाता है 180 का, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, अभी हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि हाउ टू एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, उसका जो रिजल्टेंट निकला था हमने पैरेललोग्राम में, हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, वो फार्मूला था रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो उसी तरह अभी हम क्या करेंगे, अब हमारे पास थीटा की जगह यहाँ पर हमको क्या करना है, रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहाँ एंगल हमारा, अब हमारा जो टर्म है अभी ये वाला कैंसिल हो गया, अभी हमको प्लस के लिए नहीं देखना है, हमको माइनस के लिए देखना है, क्योंकि हमारा एडिशन किसमें है, वेक्टर ए माइनस बी के दरमियान में हमारा वेक्टर एडिशन है, ये माइनस बी, तो वेक्टर ए और माइनस बी में जो एंगल बन रहा है वो 180 माइनस थीटा का बन रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
180 माइनस थीटा होता है माइनस थीटा. सो आई कैन राइट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए. जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये इस तरह से हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें सिर्फ थीटा की जगह क्या करना है, 180 माइनस थीटा. तो फॉर द डायरेक्शन हमारा जो फॉर्मूला था फॉर द डायरेक्शन वो क्या था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. मे बी अगर हमने पी क्यू के फॉर्म में पढ़ा होगा, अगर मान लीजिए कोई भी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पढ़ सकते हैं हम. इससे पहले हो सकता है कि हमने पैरेललोग्राम में पी और क्यू का टर्म यूज किया था. तो ये पी क्यू के टर्म में ये फॉर्मूला हो जाता है क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा. ओके. बट अभी क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर क्या है, हमको जो एंगल दिया गया है थीटा, अभी हम जो फाइंड कर रहे हैं एंगल के लिए वो है 180 माइनस थीटा. तो tan अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा. ठीक है. तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बी साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. सो आई कैन राइट हियर वेक्टर ए. ठीक है. वेक्टर ए प्लस बी cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वेक्टर ए माइनस बी कॉस थीटा. वेक्टर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी साइन थीटा. ओके. सो ये हो गया हमारा केस फॉर द डायरेक्शन फॉर द सब्सट्रैक्शन सेम है, सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है बस. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important, that is the resolution of the vector. Resolution. ये resolution of the vector है क्या है ये resolution of the vector? अब तक हमने क्या किए थे, दो वेक्टर गिवन थे. ओके. दो वेक्टर गिवन थे तो हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे. उसको मीन्स उसका उसमें मीन्स हम ऐड करके हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे, उसका डायरेक्शन फाइंड करते थे. लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास एक ही वेक्टर दिया गया तो हम उसको कैसे करेंगे. तो जनरली रेजोल्यूशन है क्या, द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इज अपोजिट टू द वेक्टर एडिशन. ये मीन्स वेक्टर एडिशन का अपोजिट है. इफ द वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू टू वेक्टर्स हुज कंबाइंड इफेक्ट इज द सेम एज that of the given vector, then the resolved vector are called as the components of the given vector. अब ये क्या है, सपोज कीजिए कि देखिए सबसे पहले तो रेजोल्यूशन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो सबसे उसकी तीन कंडीशंस हैं. सबसे पहले तो एक वेक्टर दिया जाएगा. ठीक है. ये एक ही वेक्टर दिया जाएगा, उसको आपको रिजॉल्व करना है. तो रिजॉल्वेशन की पहली कंडीशन क्या है कि जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो उस मतलब रेजोल्यूशन कहाँ से करना होगा, आपको डाइवर्जेंट पॉइंट से करना होगा. डाइवर्जेंट पॉइंट से. ओके. दूसरा होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे. ओके. एंड द थर्ड वन है जिसको हमको रिजॉल्व करना है, जिस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो मस्ट बी लाई बिटवीन, वो जो वेक्टर है वो दो कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं हम उसके बीच में होना चाहिए. तो मस्ट बी लाई बिटवीन
between two vectors which is perpendicular. ओके, तो सबसे पहले तो हमको अभी मान लीजिए ये एक वेक्टर है, तो हमने क्या कहा, जो डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट पॉइंट से इसको रिजॉल्व करना है, ये इसका डाइवर्जेंट पॉइंट है. मान लीजिए अगर आपको कॉन्वर्जेंट पॉइंट से रिजॉल्व करने का आ गया किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्सटेंड करना पड़ेगा वेक्टर को और यहाँ से फिर उसके कंपोनेंट्स लेने होंगे. ओके, लेकिन अभी इस तरह नहीं है, अभी हम यहाँ पर डाइवर्जेंस से ही करेंगे. जब कॉन्वर्जेंस से हमको रिजोल्यूशन करने का आएगा तब हम उस क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से करते हैं. ओके, नाउ वी विल सी हियर फर्स्ट कंडीशन इज डाइवर्जेंस से आपको रिजॉल्व करना है, तो ये इसका डाइवर्जेंट पॉइंट है. दो कंपोनेंट है जो कि हमको परपेंडिकुलर लेने हैं, तो अब परपेंडिकुलर ऐसे लेना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. तो कंडीशन फर्स्ट में देखिए, ये परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. मगर ये मेथड गलत है, क्योंकि ये मेथड थर्ड कंडीशन को मीन्स एप्लीकेबल नहीं हो, थर्ड कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, जिस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो दोनों परपेंडिकुलर के बीच में आना चाहिए. ठीक है, तो अब इस कंडीशन में तो नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभी इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर इसका ड्रॉ. ठीक है, तो यानी पहली कंडीशन आ गई हमारी कि जो भी हम वेक्टर ले रहे हैं तो डाइवर्जेंस से हमने लेना है, रिजोल्यूशन वाला वेक्टर डाइवर्जेंट पॉइंट्स को रिजॉल्व करना है, और दो कंपोनेंट में करना है, तो जो दो कंपोनेंट है तो उसका वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए. एंड द थर्ड कि जो भी वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो वेक्टर दो कंपोनेंट के बीच में लाई करना चाहिए. ओके, अब ये हो गया हमारा. ठीक, तो सपोज कीजिए कि ये हमारा रेजोल्यूशन वेक्टर है, इसको हमने आर नाम दे दिया, और ये कंपोनेंट आर एक्स है और ये कंपोनेंट है आर वाई, और ये तो इसके एंगल में बना रहा है थीटा. ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से लिए, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आर वाई हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा. ये हमारा आर एक्स. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड तो कोसाइन टर्म्स एंड द साइन टर्म्स. तो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे कोसाइन टर्म्स को और साइन टर्म्स को, कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो हमको एंगल दिया गया है, तो मैक्सिमम टाइम अब क्या हो जाएगा, एंगल गिवन ही रहेगा. तो हम ये लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर मेरे को फाइंड करना है कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर एक्स डिवाइडेड बाय आर इन अ ट्राइंगल ओ ए बी. मान लीजिए, तो ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अगर हम ले रहे हैं तो आर एक्स, यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा में. हमको फाइंड क्या करना है, आर एक्स फाइंड करना है. आर एक्स फाइंड करना हमारा एम है, तो आर एक्स कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा. ओके, और इसी तरह आर वाई कैसे हो जाएगा, मान लीजिए आर वाई फाइंड करना है, तो आर वाई हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा हो जाएगा. आर साइन थीटा हमारा आर वाई हो गया. ओके, आर साइन थीटा आर वाई इज इक्वल टू आर साइन. साइन थीटा क्या होता है, जनरली हमने कह लिया साइन थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर. आर वाई कितना हो गया, आर वाई हो गया हमारा आर साइन थीटा. साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट में कितना है, आर वाई है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, आर है. तो इसी तरह हम आर वाई का कंपोनेंट निकाले आर साइन थीटा. तो आपको ये बात याद रखनी होगी, जहाँ भी एंगल दिया गया है तो उसका जो कंपोनेंट फाइंड होगा, उसका जो कंपोनेंट रहेगा वो कोसाइन टर्म में होगा. ओके, वो किस टर्म में होगा, कोसाइन टर्म में होगा. जहाँ थीटा वहाँ कॉस थीटा, जहाँ थीटा वहाँ कॉस थीटा. ये बात आप रख लीजिए याद, क्योंकि आपको अब ये बाद में रिजॉल्व करने की या फिर उसको ऐसे कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ थीटा दिखा वहाँ आपको कॉस थीटा रख लेना है. मान लीजिए अगर यही कंडीशन को हम 3 डायमेंशन में देखें, स्पेस में देखें, तो ये वाली कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, अभी स्पेस में देख रहे हैं. अभी एक वेक्टर जो स्पेस में रखा हुआ है इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे. मान लीजिए कि ये स्पेस में है हमारा x, ये हो गया हमारा ये z एक्सिस, और ये हो गया हमारा y एक्सिस,
तो मान लीजिए ये जो वेक्टर है ये हमारा है स्पेस में। एक्चुअली ये स्पेस में है, अब इसमें नहीं बताने आता क्योंकि ये स्क्रीन है। मान लीजिए वो किसी बाहर साइड में रखा हुआ है, सपोज करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हमारा x, y, z। ओके, अभी हमको इसको हमको क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। और ये x कंपोनेंट के साथ क्या बना रहा है, ये एंगल अल्फा बना रहा है। ओके, और ये वाला जो वेक्टर है ये y के साथ बना रहा है बीटा, और ये z के साथ बना रहा है गामा। ठीक है ना। तो हमको जो, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी कंपोनेंट हम ले रहे हैं, जहाँ थीटा वहाँ कॉस थीटा, अब इसके साथ जो भी एंगल, क्योंकि ये डायरेक्शन एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो हमको इसके जो टर्म्स फाइंड करने में काफ़ी आसानी हो रही। ठीक है, इसके हमको टर्म्स फाइंड करने में, अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, आर एक्स फाइंड करना है। आर एक्स के साथ ये सपोज कीजिए कि आर एक्स है, तो आर एक्स के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो अल्फा का बन रहा है। यानी मैंने क्या कहा था कि जो भी बन रहा है, जैसे इसको आर दे दीजिए ना, तो हमने क्या कहा था कि जहाँ एंगल रहेगा वहाँ कोसाइन टर्म रहेगा। तो आर एक्स के साथ ये अल्फा का एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा। आर वाई के साथ क्या बना रहा है, ये आर वाई के साथ ये बीटा बना रहा है। बीटा एंगल, देखो एंगल गिवन है, इसकी वजह से हम ले रहे हैं कॉस बीटा। और ये आर जेड के साथ बना रहा है आर कॉस गामा। ये हमारे क्योंकि एंगल दिए गए हैं, तो जो कंपोनेंट हम रिजल्टेंट के साथ या फिर जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसके साथ हम देख रहे हैं, तो उसके साथ हम देख रहे हैं, तो उस कंपोनेंट के जो टर्म्स रहेंगे वो कोसाइन में रहेंगे। तो यानी आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा, आर वाई इज इक्वल्स टू आर कॉस बीटा, एंड आर जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस गामा। ओके, now guys, hope you can understand the lecture. Then in tomorrow's lecture we will see the dot product and the cross product, and the chapter will be over. After that we will start a exercise of the DC Pandey and HC Verma also. We will solve HC Verma also. And in a website हम क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट में आपको DPPs बना के दे रहे हैं। जैसे कि वन चैप्टर अगर हो गया है, वेक्टर का वन चैप्टर अगर हो गया है, तो उसके आपको ना वेबसाइट पे, जैसे www.emaktab.in पे आपको उसमें वेबसाइट पे DPP मिलेंगे, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे। तो आप उसको सॉल्व कीजिए, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप अपडेट मतलब डाल लीजिए, सेंड कीजिए हमको, ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकें। और अपने फ्रेंड्स को, जो भी 11th है 12th में जो भी पढ़ रहे हैं, जो नीट का या जेई का एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप उनको लिंक सेंड कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए, आप भी सीखिए, उनको भी सीखने के लिए मौका दीजिए। क्योंकि क्या हो गया कि अभी जो टेलीग्राम ग्रुप में आपने, उसमें अगर आपने डाउट्स डाले तो हम अवेलेबल रहेंगे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, यही हमारा मकसद है कि एजुकेशन घर घर में पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।